उच्च ताप वाले अति संवाहक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के ऑक्साइड। मिट्टी के ऑक्साइड मतलब मिट्टी, सिलिका, यानी कि सिलिका मतलब एसआई से जो बनते हैं ऑक्साइड SiO2, तो उन्हें कहते हैं उच्च ताप वाले अति संवाहक। इन्हीं की बात की गई थी। तो ये होते हैं मिट्टी के ऑक्साइड। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता? आपके ये ऑप्शन है, सोचिए और विचार कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी चैप्टर, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्साइट में लोहा नहीं होता है। और बात की जाए लिमोनाइट, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, इन सब में क्या होता है? लोहा पाया जाता है और ये लोहे के अयस्क होते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका सही जवाब। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया शुरू होती है? आपके ऑप्शन ये है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन इसका सही जवाब है। जब न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है किसी एटम पे जो कि हैवी, जिनको एटम बोलते हैं हम लोग, हैवी एटम, जैसे कि पोलोनियम या यूरेनियम में, तो ये उसे दो भागों में विभक्त कर देती है, जिससे कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और हमारा रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो विघटित होने लगता है और उससे एनर्जी मिलने लगती है। तो इसी रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। और इस विखंडन की शुरुआत किससे होती है? तो ये इसके लिए न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। आगे बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो आपके ये ऑप्शन है, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, CH4 इसका सही जवाब है। मैथेन इसको कहते हैं और इसी को मार्स गैस भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? तो ये आपके ऑप्शन है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रिनो को अदृश्य कण कहते हैं। आपको पता होगा ये सब किसी परमाणु में पाए जाते हैं, एटम में पाए जाने वाले कण हैं, जिनमें से अगर बात की जाए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इसी तरीके और भी कण पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं नाभिक की ओर। तो इसमें यही पूछा गया, अदृश्य कण कौन सा? तो न्यूट्रिनो, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है? तो इसका सही जवाब देखिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आप ब्लूटूथ के द्वारा फाइल, सॉन्ग्स और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई PDF फाइल हो गई या सॉन्ग, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती हैं ब्लूटूथ की मदद से, ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नैनो टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में किस से संबंधित है? आपके ये ऑप्शन है, सोचिए और विचार कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी की बात की गई है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु अभियांत्रिकी। आप जानते हैं कि परमाणुओं की जो डिस्टेंस होती है, अगर बात की जाए दो परमाणु की, तो ये बहुत छोटी होती है, और बात की जाए उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, तो ये भी बहुत छोटी होगी। और किसी नाभिक के न्यूक्लियस की बात की जाए तो वो भी बहुत छोटा होता है। इन सब दूरियों के मेजरमेंट करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी ने इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई है। तो इसी का उपयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा छोटी जो दूरियां होती हैं जिन्हें हम ऐसे नहीं नाप सकते हैं, उनमें ये नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और ये परमाणुओं के बीच की दूरी को मेजरमेंट करने के काम आती है। आगे बात करेंगे, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन ये हैं, सोचिए और विचार कीजिए। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तन्यता इसका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे बात करेंगे, तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक संख्यात्मक तौर पर उस प्रतिबल के बराबर होता है। किस प्रतिबल के बराबर होता है? जो उसकी तार की लंबाई को बढ़ा दे। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। 25% बढ़ा दे पूछा गया है, 50% बढ़ा दे, 75% और 100%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक उस प्रतिबल के बराबर होता है जो तार की लंबाई को
100% बढ़ा देता है, तो उससे कहते हैं तरंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ध्यान रखेंगे आप, ये आपका सही है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है, तो प्रत्यास्थता गुणांक की विमा की बात की जाए तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, दाब के बराबर। दाब इसका सही जवाब होगा। जो दाब की विमा होती है वही प्रत्यास्थता गुणांक की भी सीमा होती है, विमा होती है। आप ध्यान रखेंगे, डायमेंशंस इलास्टिक कांस्टेंट इक्वल टू प्रेशर, ध्यान रखेंगे आप। अगले की बात करते हैं। तो एक ही पदार्थ के समान लंबाई के दो तारों की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है। यदि इनको दो समान बलों से खींचा जाए तो तार में लंबाई की वृद्धि का अनुपात होगा। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1:4 हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1:4। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। यानी कि किसी तार में हमने बल लगाया और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, उसे विकृति कहते हैं। ये पूछा गया, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति होती है जो लीनियर शेप में होती है, तो उसी की बात की गई है। आगे बात करेंगे। किसी तार को खींचने में प्रति एकांक आयतन पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इसका जवाब बताएं। चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ये क्या कहलाता है? आयतन पर किया गया कार्य। ये आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी चैप्टर में, 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। ये भी इंटरमीडिएट के चैप्टर से है, जैसे कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, वहाँ पर मिल रहा होगा आपको। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतर आणविक बल कैसा होता है? मतलब अनंत परास का मतलब बहुत ज़्यादा दूरियों के बीच कवर करता है, बहुत अधिक परास का मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर स्थित ऑब्जेक्ट के बीच करता है, या बहुत कम परास के ऑब्जेक्ट के बीच, यही पूछा गया इसमें। मतलब ऑब्जेक्ट पास पास हैं तब ये काम करेगा, कि बहुत दूर दूर है तब काम करेगा, या एक नॉर्मल रेंज में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम परास का, मतलब दूरी बहुत कम होनी चाहिए, तब ये आपका अंतर आणविक बल लगेगा। वहाँ पर आपने पढ़े होंगे बल के बारे में, न्यूक्लियस फोर्स पढ़ा होगा आपने, और वांडर वाल्स फोर्स भी पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ा होगा। तो आपने बहुत सारे फोर्स पढ़े होंगे, जिनमें से अंतर आणविक बल क्या होता है? दो लोगों के बीच लगने वाला बल। तो ये बल है बहुत, जब उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती तब ये प्रोड्यूस होता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो ये था आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, जो आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इनके भी क्वेश्चन पूछा गया इसमें तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ ये ग्रुप डी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन के साथ, और अब फिजिक्स केमिस्ट्री इन्हीं के क्वेश्चन लाएंगे, हम सीरीज लेके आएंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।